नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सेना ने पाकिस्तान का दावा किया खारिज। कहा, पुंछ में नियंत्रण रेखा पर कल गोलीबारी में कोई जवान नहीं हुआ हताहत। पाकिस्तान में 5000 संदिग्ध आतंकियों के खाते फ्रीज। चुनाव आयोग को नहीं मिली चुनौती। एनसीपी और सीपीएम ने कहा, समझने आए प्रक्रिया, खत्म हुआ है हैकाथॉन आयोजन। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के जन्मदिन पर देखी विपक्ष की एकजुटता। राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और नीतीश कुमार समेत 7 दलों के शीर्ष नेता हुए शामिल। केंद्र पर एक विचारधारा थोपने का लगाया आरोप। लंदन में आतंकी हमला, 2 अलग अलग वारदातों में 6 लोगों की मौत, करीब 20 लोग घायल। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर ढेर। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में साई प्रणीत, सेमीफाइनल में हारी सायना नेहवाल। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के उस दावे को खारिज किया है जिसमें पुंछ पर नियंत्रण रेखा पर 5 जवानों को मार गिराने की बात कही गई थी। कल पाकिस्तानी सेना की तरफ से ट्वीट किया गया था कि सीज फायर उल्लंघन के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को उड़ा दिया। भारतीय सेना ने इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण सीमा पर पाकिस्तान के सैनिकों के संघर्ष विराम उल्लंघन में अपने किसी भी सैनिक के हताहत होने से इनकार किया है। 16वीं कोर के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण रेखा के पास भारतीय बंकर को तबाह करने और जवानों को मार गिराने का दावा सरासर गलत है। शनिवार को पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पास पुंछ के तातापानी सेक्टर में 5 भारतीय जवानों को मारने का दावा किया था। इस मामले में पाकिस्तानी सेना के संचार विभाग ने ट्वीट किया जिसमें भारतीय बंकरों को नुकसान पहुंचाने की बात लिखी गई थी। भारत पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गोलीबारी में कई भारतीय जवानों के घायल होने की बात भी कही गई थी। इस बीच पुंछ जिले में पाकिस्तानी सेना की तरफ से किए गए 2 बार संघर्ष विराम उल्लंघन में एक भारतीय महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सीमा पर हाल के दिनों में संघर्ष विराम की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक भारत में आम लोगों के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहे हैं। इलाके में मोर्टार बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान अब चेहरा बचाने की कोशिश में जुटा है। खबर है कि आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान में कार्रवाई की गई है। पीटीआई को पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक हजारों की तादाद में संदिग्ध आतंकियों के खातों पर ताला जड़ने का दावा किया गया है। पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों के खाते सील करने का दावा किया गया है। इस कार्रवाई में आतंकियों के तकरीबन 190 करोड़ रुपए भी सरकारी कब्जे में आ गए हैं। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। इस कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने सिफारिश की थी। आतंकियों की नकेल कसने के लिए खातों को सील करने के साथ साथ उनकी खतरनाक गतिविधियों पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 2000 आतंकियों के पहचान पत्र निलंबित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नवाज शरीफ सरकार ने 2014 में हुए पेशावर हमले के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि इस्लामाबाद ने ये कदम अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचने के लिए उठाया है। दरअसल आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाले संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान की स्थिति की जांच कर रहा है। FATF ने पाकिस्तान को एक नोटिस दिया था जिसमें पूछा गया था कि उसने जमात उल दावा और जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगले महीने स्पेन में बैठक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया है। कल गृह मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि बीते साल में आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। सरकार इसे और मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षा हालात बेहतर हुए हैं
और IS जैसे आतंकी गुट भारत में पैर जमाने में नाकाम रहे हैं। IS आज तक भारत में अपना पैर नहीं जमा पाया है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध फोकस्ड कार्रवाई के कारण हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। गृहमंत्री ने मंत्रालय की उपलब्धियों की बुकलेट भी लॉन्च की। राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में हालात पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही घाटी में शांति कायम करने में कामयाब होगी। मैं सरकार की तरफ से समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद का जड़ से खात्मा करके वहां पर अमन अमान के हालात हम कायम करेंगे। गृहमंत्री ने दावा किया कि सरकार नक्सल समस्या को काबू करने में कामयाब रही है। नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास, सड़क और संचार नेटवर्क में इजाफा किया गया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में जारी उग्रवाद में काफी कमी आई है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल पैकेज और लॉजिंग में 50% की छूट देने का ऐलान किया है। ये छूट जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम के अधिकार वाली जगहों पर दी जाएगी। निगम के पास रहने के 1750 बेडरूम और 7 रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया हैं। इसके अलावा घाटी में पर्यटकों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए वाहनों का भी खास इंतजाम है। इस तरह से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है, जिसकी सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। घाटी में गुलमर्ग, पहलगाम, अहरबल, कोकरनाग समेत कई जगह आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज की चुनौती में कल सिर्फ 2 ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे। 4 घंटे के ईवीएम चैलेंज में एनसीपी और सीपीएम के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो ईवीएम मशीन के चैलेंज में हिस्सा लेने नहीं, बल्कि ईवीएम की प्रक्रिया समझने आए थे। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। शनिवार को हुए चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज में 2 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सीपीएम और एनसीपी ने ईवीएम चैलेंज के नियमों के मुताबिक 3-3 प्रतिनिधि भेजे थे। दोनों ही दलों ने इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों को भेजा था, लेकिन चैलेंज शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद दोनों दलों ने साफ किया कि वो इस प्रक्रिया को समझने आए हैं। एनसीपी की टीम ने ये कहा कि वो इस चैलेंज से ऑप्ट आउट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वे आयोग से अनुरोध करते हैं कि वे कोई एक ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत का निर्वाचन आयोग यूज़ करता है और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन यूज़ करता है, उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। चुनाव आयोग ने साफ किया कि आगामी सभी चुनाव वीवीपैट के जरिए होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ना तो ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है और ना ही इसके परिणाम बदले जा सकते हैं। आयोग पहले ही कह चुके हैं कि हम आने वाले इलेक्शंस में प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हम वीवीपैट का इस्तेमाल करेंगे और हम आशा करते हैं कि वीवीपैट का इस्तेमाल करने से जितनी भी शंकाएं उत्पन्न हुई हैं वो सब दूर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी पूरी तौर पर स्थापित होनी चाहिए। ईवीएम चैलेंज के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मंगवाया था, जिसमें प्रतिनिधियों को 4-4 मशीनें चुनने का मौका दिया गया। लेकिन दोनों ही दलों ने चुनाव आयोग के चैलेंज से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने ईवीएम चैलेंज के लिए 7 राष्ट्रीय दलों और 49 क्षेत्रीय दलों को बुलावा भेजा था। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद कई दलों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। डीएम के अध्यक्ष करुणानिधि के जन्मदिन के मौके पर कल विपक्ष के दिग्गजों का जमावड़ा। इस दौरान सभी ने मिलकर केंद्र को घेरने की कोशिश की और सरकार पर कई आरोप लगाए। शनिवार को चेन्नई में डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि के जन्मदिन पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर तमिलनाडु में विपक्ष का जमावड़ा दिखाई दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा समेत कई अन्य नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि करुणानिधि खराब सेहत की वजह से खुद कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। विपक्षी पार्टियों ने चेन्नई में गोलबंदी के बाद अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुकाबले का संकेत दिया।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक विचारधारा को थोपने का आरोप लगाया। None of us has the arrogance to come and tell you how you should live your lives. None of us has the arrogance to believe that we know better than you what is good for you. But there is an ideology in India, an ideology that we have all fought and we will always fight, that believes that they have all the answers for everybody in India. कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के नेताओं ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। They want an India without Congress. When they realized that wasn't good enough, then they said we want a Vipaksh Mukt Bharat. We want a Bharat with an India without an opposition. Today we are here, all of us together, to tell the BJP that you will never have an India without Congress and you will never have an India without the opposition. करुणानिधि शनिवार को 94 साल के हो गए। इसके अलावा तमिलनाडु विधानसभा में विधायक के तौर पर भी उन्होंने 60 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और दूसरे नेताओं ने करुणानिधि को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सभी राज्यों ने 1 जुलाई से जीएसटी के लागू करने पर सहमति जताई है। दिल्ली में कल हुई जीएसटी परिषद की बैठक में 6 चीजों के जीएसटी रेट तय करने को लेकर चर्चा हुई। जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में सोने पर 3% जीएसटी लगाने पर सहमति बनी है। वहीं 500 रुपए से कम के फुटवेयर पर 5%, जबकि 500 से अधिक के फुटवेयर पर 18% जीएसटी लगेगा। इस बैठक में बीड़ी को 28% वाले टैक्स स्लैब में रखा गया है। In the case of gold, keeping various factors in mind, because there was an extensive debate, and between 2% and 5% there was almost a vertical division, and therefore we finally reached a consensus of taxing gold at 3%. इसके अलावा ट्रांजिशन और रिटर्न समेत सभी नियमों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 11 जून को जीएसटी परिषद की 16वीं बैठक होगी, जिसमें बाकी बचे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। We decided to tax footwear in 2 categories rather than these 4 existing categories. Less than rupees 500 if a footwear costs, which is for the common man, which is today 9.5%, has been brought down to 5%. And all other 3 categories have been taxed at 18%. पिछली बैठक जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसमें 1200 से अधिक वस्तुओं और 500 सेवाओं को टैक्स की 4 श्रेणी 5, 12, 18 और 28% के दायरे में रखने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा अधिकतम कर की दर से ऊपर वाली विलासिता वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर प्रभार लगाने पर अंतिम निर्णय हुआ था। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सहारनपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश से पकड़े गए दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालात काबू में आने के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। हालांकि सहारनपुर, मेरठ और लखनऊ में निगरानी टीमों के जरिए प्रशासन सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। 9 मई को एक पुलिस चौकी और 20 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। मामले में 40 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद डीएम और जिला पुलिस प्रमुख को निलंबित कर दिया गया था और डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी का तबादला कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने गौ हत्या पर हाल ही में लाए गए नए कानून को लागू कर दिया है। इसके तहत गौ हत्या करने पर उम्र कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर पाबंदी भी लगाई गई है। कानून के तहत गायों की तस्करी और गौ मांस के साथ पकड़े जाने वाले दोषियों को भी सजा दी जा सकती है। गायों की हत्या और तस्करी रोकने के लिए गुजरात में पहले भी कानून था, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। सीबीएसई की 10वीं क्लास की परीक्षा के रिजल्ट कल घोषित कर दिए गए। इस बार के परिणामों में त्रिवेंद्रम क्षेत्र के बच्चों ने बाजी मारी। यहाँ 99% से ज्यादा बच्चे सफल हुए हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई के बच्चे हैं, जहां पास होने वाले छात्रों की तादाद 99.62% रही। इस मामले में इलाहाबाद रीजन 98.23% के साथ तीसरे नंबर पर रहा।
वहीं दिल्ली 78.09% छात्र दिल्ली में सफल हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 13% कम है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करीब 16,000 स्कूलों के 16,67,573 छात्र इस साल 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मिटती आस है जो सखियन की, समझो गई तो गई, करूं क्या आस निराश भई। रूपनगर की सखियाँ राजा जी माला पहनाए। तुम मांगत हारी सो जा राजकुमारी सो जा। हिंदुस्तानी फिल्मों के महानायक कुंदन लाल सहगल की बेजोड़ पारी की दास्तान देखिए विरासत में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सेंट्रल लंदन देर रात आतंकी वारदातों से दहल गया। इसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 हमलावरों को भी मार गिराया गया। एक घटना ब्रिटेन के लंदन ब्रिज की है। यहाँ एक बेकाबू वैन ने पैदल चल रहे लोगों को अचानक टक्कर मारनी शुरू कर दी। घटना के बाद से लंदन ब्रिज को बंद कर दिया गया है। इससे पहले नज़दीक के ही बोरो मार्केट में चाकू की घटना हुई। इलाके में गोलीबारी की आवाज़ भी सुनी गई। हालांकि गोलीबारी की घटना को पुलिस ने अलग मामला बताया है। लंदन ब्रिज वाले इलाके में पुलिस भारी तादाद में मौजूद है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इसे आतंकी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। I saw them like they went to another restaurant in front the street just with knives and like. They don't care, just stand up there. The police was in front and they was stand up there. Do it, just do it. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को पूरी मदद का भरोसा दिया है। 2 हफ्ते पहले ही मैनचेस्टर आत्मघाती हमले में 22 लोगों की जान चली गई थी। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब 8 जून को ब्रिटेन में आम चुनाव होना है। और 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के स्वदेश लौट आए हैं। पेरिस उनका अंतिम पड़ाव था, जहां फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कल उनकी पहली मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच पुराने सहयोग को बरकरार रखने का फैसला लिया है। शनिवार को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल से इतर अलग से भी एक दूसरे की प्राथमिकताओं को समझने का प्रयास किया। दोनों नेताओं की शिखर वार्ता में जलवायु परिवर्तन का मामला काफी गंभीरता से उठा। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पेरिस समझौते से बाहर आने की धमकी के बाद दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी पुरानी गतिविधियों को जारी रखने का निर्णय लिया। खास करके क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, पेरिस एग्रीमेंट के संदर्भ में जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, और मैं समझता हूं कि पेरिस एग्रीमेंट ये एक साझी विरासत है। In fact, I will be traveling to India by the end of the year, and we will convene a meeting, an international meeting of the World Solar Alliance, to which many climate countries contribute in order to tackle climate change. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल के बीच आतंकवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस मसले पर सभी मंचों पर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। दोनों देश रक्षा के मसले पर और खासकर राफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर पहले से चली आ रही गति को बरकरार रखेंगे। फ्रांस की यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना था। इसका मुख्य उद्देश्य
दोनों देशों के बीच पुरानी रणनीतिक साझेदारी को आगे भी बरकरार रखने पर था। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। व्हाइट हाउस ने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का बचाव किया है। ईपीए के प्रशासक स्कॉट प्रूइट ने कहा कि इस समझौते में भारत और चीन जैसे देशों को कार्बन उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पर्यावरणीय समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के सम्मान से पहले अमेरिका के हितों को तरजीह दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की थी और बेहतर समझौते के लिए फिर बातचीत करने की बात कही थी, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। नेपाल में आज नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। आज सुबह 11 बजे से नेपाली संसद में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 9 महीने के कार्यकाल के बाद पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पिछले हफ्ते पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी संसद सदस्य को कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक पंजीकरण कराने के लिए कहा गया था। इसके बाद संसद सचिवालय ने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। दरअसल देश के राजनीतिक दलों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर आम सहमति नहीं बनी थी। इसके चलते राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने बहुमत के जरिए एक नया प्रधानमंत्री चुनने की अपील की। प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस के बीच हुई सहमति से एनसी प्रमुख शेर बहादुर देउबा के नए प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। अब आपको रिसर्च के लिए महंगा माइक्रोस्कोप खरीदने की जरूरत नहीं है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने एक सस्ता माइक्रोस्कोप यानी फोल्डस्कोप बनाया है जो काफी किफायती और कई खूबियों से लैस है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर मनु प्रकाश ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप विकसित किया है जिसे आप न सिर्फ अपने हाथ से बना सकते हैं बल्कि इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फोल्ड स्कोप की, जिसे कागज से तैयार किया गया है। बेहद कम लागत में बने फोल्ड स्कोप में कई खूबियां हैं, जैसे ये वाटरप्रूफ है और साथ ही इसे आसानी से घर में बनाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें लगे लेंस में 2000x मैग्निफिकेशन के साथ एक सब माइक्रोन रिजोल्यूशन भी है, जिसके जरिए सूक्ष्मतम जीवों को भी देखा जा सकता है। बेहतर रिजोल्यूशन पाने के लिए प्रकाश के रूप में इस फोल्ड स्कोप में LED भी लगाई जा सकती है। That we need people to be excited about science. You know, most of the time you say, go read this, go read that. You watch TV and you think you learn. You don't learn that way unless you do it yourself. And so one of the challenges for us was to make something that will be cheap enough, but at that same time you have the experience of using a microscope. भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रकाश लैब के बीच फोल्ड स्कोप के वितरण को लेकर समझौता हुआ है, जिसके तहत हाल ही में दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में DBT ने फोल्ड स्कोप पर एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया। इसमें वैज्ञानिकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह माइक्रोस्कोप बहुत ही बेहतरीन है और सस्ता भी है। हम लोग जिधर रहते हैं उधर हेल्थ प्रॉब्लम रहते हैं बहुत, मतलब पानी जो पीने का वो अच्छा नहीं आता है। फिर ये माइक्रोस्कोप से हम लोग पेपर माइक्रोस्कोप से वो पानी भी हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं। फोल्ड स्कोप से पेयजल और दूसरी बीमारियों का पता लगाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं ये सूक्ष्म जीवों के प्रति छात्रों की जिज्ञासा और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को भी बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की चैंपियंस ट्रॉफी में आज पिछले विजेता भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच एजबेस्टन में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम ने 2 अभ्यास मैच खेले थे, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में भारत चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वहीं कल खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 96 रन से हरा दिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल मैच में प्रणीत ने थाईलैंड के पनाविट थोंगनुआम को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की। प्रणीत ने 36 मिनट तक चले मैच में थोंगनुआम को 21-11, 21-15 से मात दी। प्रणीत अपने पहले थाईलैंड ओपन खिताब से अब सिर्फ एक कदम दूर हैं। खिताबी मुकाबले में आज प्रणीत का मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी से होगा। उधर महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में साइना नेहवाल को हार का सामना करना पड़ा। साइना को थाईलैंड की बुसानन ओंग बामरू ने 21-18 से हराया। टूर्नामेंट में महिला एकल मुकाबले में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है।
रियो ओलंपिक के बाद पहली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही सुधा सिंह ने 21वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3000 मीटर स्टीपलचेज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। पटियाला में हो रही इस चैंपियनशिप में सुधा ने 10.3.1 सेकंड का समय लिया है। बात खास शख्सियत की, फिल्म अभिनेत्री नूतन की आज जयंती है। नूतन को भारतीय सिनेमा की एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां का माहौल पूरी तरह फिल्मी था। उनकी मां शोभना समर्थ एक मशहूर अभिनेत्री थी। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म हमारी बेटी से की। पेइंग गेस्ट के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म छलिया, अनाड़ी, तेरे घर के सामने, सुजाता, दिल ने फिर याद किया, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सरस्वती चंद उनकी काफ़ी कामयाब फिल्म रही। विमल रॉय की फिल्म बंदनी में उनके अभिनय के लिए नूतन को आज भी याद किया जाता है। साल 1991 में नूतन कैंसर से जिंदगी की जंग हार गईं। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना तेरा मेरा साथ है, तेरा मेरा साथ है। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। और अब आखिर में हेडलाइंस। सेना ने पाकिस्तान का दावा किया खारिज। कहा नियंत्रण रेखा पर कल गोलीबारी में कोई जवान नहीं हुआ हताहत। पाकिस्तान में 5000 संदिग्ध आतंकियों के खाते फ्रीज। चुनाव आयोग को नहीं मिली चुनौती। एनसीपी और सीपीएम ने कहा समझने आए प्रक्रिया, खत्म हुआ हैकाथॉन आयोजन। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के जन्मदिन पर दिखी विपक्ष की एकजुटता। राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और नीतीश कुमार समेत 7 दलों के शीर्ष नेता हुए शामिल। केंद्र पर एक विचारधारा थोपने का आरोप। लंदन में आतंकी हमला, 2 अलग अलग वारदातों में 6 लोगों की मौत, करीब 20 लोग घायल। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर ढेर। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में साई प्रणीत, सेमीफाइनल में हारी साइना नेहवाल। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मैं भी भारत। नमस्कार।